Law of Thermodynamic, Volume 2, Calorimetry, Objective 1, H.C. वर्मा सॉल्यूशन में देखें तो ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द हीट गिवन, द टेम्परेचर राइज, द मास ऑफ द बॉडी, द मटेरियल ऑफ द बॉडी। देखो जो हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो यहां पे देखेंगे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये पूरी तरीके से मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल, उसका अरेंजमेंट कैसा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उस पे डिपेंड करता है। जैसे मेटल्स का, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, वाटर का अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी कि वो बॉडी किस मटेरियल से बना हुआ है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी इज मेजर्ड इन। देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि हमारे पास वाटर, जैसे कोई एक मटेरियल है, इसका एमएस एमएस जो होगा वाटर के कितने मास के बराबर होगा, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। हम इसको केजी में मेजर करते हैं कि इसका जो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट नहीं, मैं बोल रहा हूं ये मटेरियल का जो हीट कैपेसिटी होगा वो वाटर के कितने कितने हीट कैपेसिटी के बराबर होगा। हीट कैपेसिटी मतलब कितने मास ऑफ वाटर के बराबर होगा, कि इतने मटेरियल का हीट कैपेसिटी वाटर के कितने मास के बराबर होगा। तो हम वाटर के जो मास का जो वैल्यू है उसको हम वाटर इक्विवेलेंट, दैट इज इन केजी, हम केजी में मेजर करते हैं कि इस मटेरियल के जगह पे हम कितना वाटर ले लें जिससे कि हमें सेम टेम्परेचर चेंज के लिए सेम हीट की जरूरत पड़े, दैट इज द हीट कैपेसिटी सेम रहे। नेक्स्ट यदि हम आगे चले थर्ड पार्ट में, व्हेन अ हॉट लिक्विड इज मिक्स्ड विथ अ कोल्ड लिक्विड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखो हॉट लिक्विड और कोल्ड लिक्विड को यदि हम एक साथ मिक्सअप करें, इसमें डाल दें, तो क्या होगा? इन दैट सिचुएशन, फर्स्ट डिक्रीज द देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। टेम्परेचर क्या होगा? फर्स्ट डिक्रीज देन बिकम कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर पहले घटेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब उसमें आपने लिक्विड डाला तो मॉलिक्यूल, हॉट मॉलिक्यूल और कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के या फिर फ्लूइड के या लिक्विड के, वो आपस में टकराएंगे और एनर्जी एक्सचेंज होगा और शुरू में बहुत सारा उसमें टर्बुलेंस रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल बहुत तेज स्पीड से भागेंगे, कुछ धीरे धीरे भागेंगे और धीरे धीरे कोलिजन के साथ साथ उनका फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे कांस्टेंट होता चला जाएगा। लेकिन शुरू में वहां पे काफी सारा अनडिफाइंड सिचुएशन जैसा रहेगा। तो फर्स्ट इंक्रीज एंड देन बिकम कांस्टेंट, ये भी ठीक नहीं है। कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ेगा ऐसा भी नहीं है। देखो इज अनडिफाइंड फॉर सम टाइम, क्योंकि आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, रैंडम मोशन रहेगा, हम बता नहीं सकते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग टेम्परेचर्स हो सकते हैं, सेम फ्लूइड में सेम लिक्विड में, देन बिकम नियरली कांस्टेंट और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसका क्वेश्चन नंबर 4 में चले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। देखो कैल्विन एंड जूल, ये तो बिल्कुल नहीं है। कैल्विन इज कैल्विन एंड जूल एनर्जी का यूनिट है, और ये आप लोग को पता ही होगा फंडामेंटल यूनिट है, तो ये दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है। कैल्विन एंड कैलोरी, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। कैल्विन अगेन अ फंडामेंटल एंड कैलोरी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द हीट, तो हीट का यूनिट है, ये भी नहीं चलेगा। एंड न्यूटन एंड कैलोरी, न्यूटन फोर्स का है और कैलोरी जो है हीट का है, दैट इज एनर्जी का है, ये भी सेम यूनिट नहीं है। यदि जूल और कैलोरी की बात करें तो दिस इज द करेक्ट वन, जूल एंड कैलोरी। 1 कैलोरी इज बेसिकली 4.186 जूल। So these have the same unit, they have same physical quantity। अच्छा देखो यूनिट सेम होने से फिजिकल क्वांटिटी पे थोड़ा कमेंट करना से बेहतर है, थोड़ा सा हम इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं। देखो जूल को हम क्या बोलेंगे और कैलोरी को क्या बोलते हैं? कैलोरी हम कैसे डिफाइन करते हैं? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस वाटर को, H2O को 1 एटीएम पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमें हीट की जरूरत पड़ती है, हीट रिक्वायर्ड इज बेसिकली 1 कैलोरी। 1 कैलोरी हमें, जो भी हमने हीट दिया उसको हमने डिफाइन किया 1 कैलोरी है।
अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर पे हम वर्क करना स्टार्ट करें तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर पे यदि हमें वर्क करना है तो वो वर्क, दैट वर्क इज इक्वल टू 4.186 जूल करना पड़ता है। इसका मतलब दीज टू आर इक्वल, इसका मतलब दीज टू आर इक्वल। और इस तरीके से हम यहां पे बताते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, राइट? यस। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट? देखो सेम यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। अभी अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कस किया। हीट एंड टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कस किया है। टेम्परेचर एंड मोल, टेम्परेचर एंड मोल ये भी बिल्कुल नहीं होगा। हीट एंड वर्क, तो हीट एंड वर्क इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने बताया हीट और वर्क दोनों ही करके हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, एंड हीट एंड वर्क में रिप्रेजेंटेड इन सेम यूनिट, एक ही यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट एंड हीट ऐसा नहीं है। सो सी इज द करेक्ट वन। स्पेसिफिक हीट एंड हीट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब ये Q तो है हीट और S है स्पेसिफिक हीट, दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। और यहां पे भी हीट एंड टेम्परेचर और टेम्परेचर एंड मोल ये भी बराबर नहीं है। हीट एंड वर्क दे आर इक्वल। नेक्स्ट ध्यान देंगे, टू बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड इन अ कैलोरीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कंजर्व? देखो जब कभी भी दो बॉडीज को आप एक साथ कैलोरीमीटर में रखते हैं तो इन दैट सिचुएशन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर का सम सेम होगा। क्या ये सही है? ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेटल का प्लेट है और एक पानी वाटर है, तो वाटर को सेम टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। मेटल प्लेट को आप आसानी से वो टेम्परेचर में बढ़ा सकते हैं कम एनर्जी देकर के। फॉर एग्जांपल यदि वाटर को और मेटल को दोनों को आप धूप में रख दो, सनलाइट में, तो मेटल जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो टेम्परेचर सेम हीट से सेम टेम्परेचर चेंज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। सो दोनों बॉडी को आपने रखा, मिक्स किया तो हीट का फ्लो हुआ, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज सेम होगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों का समेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज ये कंजर्व होने वाला है, ऐसा नहीं है। टोटल हीट ऑफ द टू बॉडी, देखो टोटल हीट ऑफ द टू बॉडी यदि हम सोचें उससे पहले यदि हम और ऑप्शन पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। जैसे इसमें देखेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच बॉडी। देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच बॉडी तो कंजर्व नहीं रहने वाली, क्योंकि हीट का यदि फ्लो हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो जो हीट का फ्लो है दैट फ्लो ऑफ हीट इज बेसिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, आप अपनी इंटरनल एनर्जी लूज करोगे तब जाकर के आप हीट को किसी दूसरे बॉडी को दे पाओगे, और दूसरा बॉडी वो हीट को लेने के बाद उसकी पर्सनल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल बॉडी कंजर्व रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो टोटल हीट ऑफ द टू बॉडीज, देखो हीट का सिग्निफिकेंसी तभी है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा हो। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब हीट का ट्रांसफर होता है तो ही हीट का सिग्निफिकेंस एज सच हम मानते हैं। तो हीट ऑफ टू बॉडी, तो इससे बेहतर जो आंसर रहेगा हमारा सी रहेगा कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज कांस्टेंट। क्यों? ध्यान देंगे, मान लीजिए कि मैंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकाल करके इनको दे दिया दूसरी बॉडी को, तो मेरा जितना इंटरनल एनर्जी कम होगा, दूसरी बॉडी ने उतना हीट लिया तो दूसरी बॉडी का उतना ही इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। इसको आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सोच सकते हैं, आप मान सकते हैं इसमें। हाँ, हम इतना जरूर मानेंगे कि देयर इज नो एनी वर्क डन फ्रॉम द सराउंडिंग से किसी तरीके का वर्क डन वगैरह इसमें परफॉर्म नहीं हुआ है। सो सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो देखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या तो हम हीट दे सकते हैं या फिर हम उस पर वर्क भी कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम हीट भी दे सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने जो हीट दिया और आपने जो वर्क किया, तो हीट आपने दिया मान लीजिए इन कैलोरी और वर्क किया आपने जूल में।
तो हीट और ये जो मैकेनिकल इक्विवेलेंस हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे, तो जो मैकेनिकल इक्विवेलेंस हुआ दैट इज बेसिकली work done to change the same temperature upon amount of heat supply to change the same temperature of the body, of the same body. उसी बॉडी का यदि हम वर्क डन करके सेम टेम्परेचर चेंज करें और हीट दे करके सेम टेम्परेचर चेंज करें, इनका जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंस. इसका यूनिट यदि आप देखें तो जूल पर कैलोरी होगा, लेकिन जूल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैलोरी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसमें यदि हम देखें तो ऑप्शंस पे चलते हैं. हैज द सेम डायमेंशन एज हीट, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स द रेशियो. सेम डायमेंशन एज हीट बिल्कुल गलत. हैज द सेम डायमेंशन एज वर्क, ये भी नहीं होगा. हैज द सेम डायमेंशन एज एनर्जी, नो ये भी नहीं होगा. इज डायमेंशनलेस, दिस द करेक्ट वन. देखो दोनों ही एनर्जी है बेसिकली. जूल इज ऑल्सो एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी, हीट इज ऑल्सो एनर्जी, और इनका रेशियो जो होगा वो डायमेंशनलेस होने वाला है. सो नाउ थैंक यू सो मच.